दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज हम लोग जो है क्लास 10th हिस्ट्री के चौथे अध्याय जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों उसी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या 8 क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें खिलाफत आंदोलन है, रॉलेट एक्ट है, दांडी यात्रा है, गांधी इरविन पैक्ट है, चंपारण सत्याग्रह है और भी कई सारे क्वेश्चन है। तो इन 8 क्वेश्चन का हम लोग जवाब देखने वाले हैं और यकीन मानिए मेरे भाई इस चैप्टर से यहाँ से इन 8 क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और हाँ इसका नोट तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह क्यों हुआ था। जरा गौर से सुनिएगा कि क्वेश्चन यह नहीं है खिलाफत आंदोलन क्या है, क्वेश्चन यह है कि खिलाफत आंदोलन आखिर हुआ ही क्यों था, यह है क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह क्यों हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे जरा कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था उसमें तुर्की जो है वह ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था जिसमें उसकी करारी हार हो गई, ठीक है ना। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य का विघटन कर दिया, तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया, ठीक है ना। मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा, कर रहा है कि मुस्लिम जगत को जो है यह नागवार लगा क्योंकि तुर्की के खिलाफ मुस्लिम विश्व का धर्म गुरु था, उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ था। समझ में आया आपको खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी में, इसमें तुर्की जो है ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था जिसमें तुर्की का हार हो गया। तो हार होने का ब्रिटेन ने क्या किया कि उसके साम्राज्य को उस्मानिया साम्राज्य का विघटन कर दिया, तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया, उस्मानिया जो साम्राज्य था उसको खत्म कर दिया, सिमट कर आ गया। अब मुस्लिम जगत को यह नागवार गया, उसे यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि तुर्की का खलीफा जो था वह तुर्की का खलीफा जो मुस्लिम जो था वह विश्व का धर्म गुरु था, उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो इस वजह से खिलाफत आंदोलन हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट जिसे हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं तो सर रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। अब कह रहा है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं यह हमें बताइए। तो आइए बताते हैं इनको कि रॉलेट एक्ट से हम लोग क्या समझते हैं, रॉलेट एक्ट है क्या। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध में बढ़ रहे असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ध्यान से सुनिएगा कि भारत में अंग्रेजी शासन का जो है वह बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, इसी असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने क्या किया कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्त की। समिति ने निरोधात्मक एवं दंडात्मक विधेयक लाने का सुझाव दिया और समिति ने क्या किया कि उसके विरोध में एक दंडात्मक विधेयक लाने का सुझाव दिया। इसके आधार पर जो भी विधेयक पारित हुआ उसी को रॉलेट एक्ट कहा गया और इसे काला कानून के नाम से जाना था। यह कानून जो है यह बहुत ही बड़ा क्रूर, बहुत ही ज्यादा क्रूर था जिसका देश भर में विरोध हुआ। आप समझिए कि यह इस प्रकार का कानून था कि यदि आप पकड़ा गए तो उस का कोई सुनवाई नहीं है, सीधे आपको काला पानी का सजा दिया जाता था, इसलिए इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि दांडी यात्रा का उद्देश्य था। कर है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था यह आपको बताना है। तो आइए बताते हैं इनको कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है भाई। तो देखिए यहाँ पे कर रहा है कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो था वह था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन कानून का धज्जियां उड़ाना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाया जाने लगा, नमक बनाने वाले गिरफ्तारी देते रहे। गांधी जी का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हो गया। तो आप क्या समझे कि दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वह था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन कर दिया और अपनी गिरफ्तारी दे दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाया जाने लगा, नमक बनाने वाले गिरफ्तारी देते रहे। गांधी जी का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हो गया और उस कानून को तोड़ना पड़ा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता क्या था या गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता
क्या था। आइए जानते हैं कि यह दिल्ली समझौता क्या है। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी तो आप पढ़े हैं ना, इसकी सफलता ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। उन्होंने समझौता वार्ता का प्रस्ताव रखा। इसी संदर्भ में गांधी जी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त किया और गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया था। गांधी इरविन का समझौता क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेज जो है वह बिल्कुल हिल गया था और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को इरविन से बात करने के लिए कहा गया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। और इसी को चूंकि यह समझौता दिल्ली में हुआ था तो इसीलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने क्या किया कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन सभी इस चैप्टर का मेरे भाई यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चंस को देख के जाओ, ठीक है। अब देखिए यह क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। आपको कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, जरा इसके बारे में कुछ तो थोड़ा बहुत बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वह नीलहे अंग्रेजों के विरोध में था। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह नीलहे अंग्रेज के विरोध में हुआ था। वे लोग वहां के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे और किसान इसे करना नहीं चाहते थे। अब क्यों नहीं करना चाहते थे भाई, क्योंकि जिस भूमि पर एक बार नील का खेती हो गया वह भूमि बंजर हो जाता था, वहां पे दूसरा कोई चीज उपजता ही नहीं था, जिस वजह से किसान इसका खेती करना नहीं चाहते थे। साथ ही कर भी बहुत ज्यादा था, है ना। कारण कि जिस खेत में नील की खेती होती थी वह खेत अनुपजाऊ हो जाता था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रोकवा दिया। गांधी जी इस सफलता ने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पूरे देश की जनता इनका गुणगान करने लगी। तो यही था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में हुआ था, तो नील के खेती के विरोध में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। और देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। आइए देखते हैं कि भाई मेरठ षड्यंत्र क्या है, बारी बारी से सब क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेरठ षड्यंत्र जो है वह वास्तव में मजदूर आंदोलन से संबंध था। मेरठ षड्यंत्र का वास्तव में मजदूर आंदोलन से संबंध था। मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए 31 अक्टूबर को नेताजी ने गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 अंग्रेज मजदूर नेता भी थे। इन्हें मेरठ लाया गया और वहीं पर 4 वर्ष तक मुकदमे की सुनवाई होती रही। इसी को मेरठ षड्यंत्र या मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। 31 में से कुछ को तो सजा हुई, कुछ को रिहा कर दिया गया। इस केस से मजदूर में एकता बढ़ गई। तो मेरठ षड्यंत्र क्या था भाई, तो मेरठ षड्यंत्र वास्तव में मजदूर आंदोलन से संबंधित था। मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूरों के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 अंग्रेज मजदूर नेता भी थे। इन्हें मेरठ लाया गया और वहां पर 4 वर्षों तक मुकदमा की सुनवाई होती रही। इसी को मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जतरा भगत। देखिए भाई यह क्वेश्चन हम भी आज पहले ही बार देखे हैं। क्वेश्चन है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा संक्षेप में बताइए। तो आइए जानते हैं कि जतरा भगत क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उड़ीसा में खोरों का एक आंदोलन चला, लेकिन यह अहिंसक था। कह रहा है कि उड़ीसा में खोरों का एक आंदोलन तो चला, लेकिन यह जो आंदोलन था यह अहिंसक था। यह आंदोलन जो है 1914 से 1920 तक चला था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नहीं चला था। इस आंदोलन के नेता जतरा भगत है और इस आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। उन्होंने मांग को बदलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार की ओर मोड़ दिया। उन्होंने एकेश्वरवाद को माना तथा मांस मंदिरा का बहिष्कार करने को कहा। यही थे जतरा भगत। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है, यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वह क्यों हुआ था। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, तो कह रहा है कि 1917 के आसपास गुजरात के कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। कह रहा है 1917 ईस्वी के आसपास में गुजरात के कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उन्होंने क्या किया कि हड़ताल कर दिया। मिल मालिकों ने घाटा का बहाना बनाकर बोनस देने से इनकार कर दिया था। गांधी जी ने हड़तालियों का समर्थन किया और मिल मालिकों को झुकना पड़ा। बाद में मिल मजदूरों के साथ ही खेतिहर मजदूरों का कांग्रेसी कार्यक्रम में भाग लेने तथा उनके समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आपका जो चौथा अध्याय था यहाँ पे क्लास 10th हिस्ट्री के चौथा अध्याय जो है भारत में राष्ट्रवाद, उसका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका टोटल क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख चुके हैं। और याद रखिएगा कि केवल 20 शब्दों में ही इस क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, इसलिए हम कोशिश किए हैं कि जितने कम शब्दों में जवाब दे और केवल 20 शब्दों में जवाब देकर आप अपना जो है 2 अंक निर्धारित कर सकते हैं। तो इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा।
नोट जरूर तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चलता है, तो उससे जुड़ना तो मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव का एक भी नंबर आपका नहीं छूटे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।